लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और इसमें हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन करी थी। कंसिडरेशन की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2D, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब जो प्रॉमिसर की डिज़ायर पर जो प्रॉमिसी है वो कुछ करने या कुछ ना करने की का वादा करे बदले में, तो उसे आप कंसिडरेशन कहते हैं। हमने कंसिडरेशन के एलिमेंट्स करे थे। आज हम करेंगे ऐसे एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। चलिए पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि विदाउट कंसिडरेशन हो, कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कि बदले में कुछ ना मिल रहा हो, विदाउट कंसिडरेशन हो, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ऐसे एग्रीमेंट को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। कंसिडरेशन का होना अनिवार्य है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे कि ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें वॉच गिफ्ट करूंगा, लेकिन बाद में ए का मन बदल जाता है और जो बी है वो कोर्ट में चला जाता है कि ए ने मुझे किए गए वादे को पूरा नहीं किया। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है, इसीलिए ये ए को स्यू नहीं कर सकता। कैन नॉट स्यू ए के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि ये एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि यहाँ पर बदले में कुछ नहीं है। यहाँ पर बी ए को कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। यहाँ पर बी ए के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ पर ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें वॉच सेल करूँगा और बदले में तुम मुझे 5,000 रुपीज़ दे देना, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? ए के लिए कंसिडरेशन है 5,000 रुपये एंड बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? बी के लिए कंसिडरेशन है वॉच। सो यहाँ पर एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि यहाँ पर आप बदले में कुछ मिल रहा है। हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस क्या हैं, क्या अपवाद हैं? देखिए, जनरल रूल हमने अभी क्या डिस्कस किया। जनरल नियम क्या है? जनरल नियम ये है कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं है वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, यही किया। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या कहती हैं? जो अपवाद के पॉइंट्स हैं जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या कहती हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कंसीडरेशन नहीं है, उसके बावजूद कंसीडरेशन नहीं है, उसके बावजूद भी जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है। ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं ये डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर आपके 6 पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शंस हैं, 6 पॉइंट्स हैं एक्सेप्शंस के जो हमें करने हैं, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? When the promise is made out of natural love and affection. When the promise is made
out of natural love and affection। जब आपसे प्रॉमिस किया जाए प्यार के बदले में आपसे कुछ प्रॉमिस किया जाए, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में लव है, प्रेम है, उसके चलते आपने किसी से वादा कर दिया, तो आप बदले में उससे कुछ लेंगे थोड़ी ना। बाप ने बेटे से प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर वॉच गिफ्ट करूंगा, ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। क्या वो बदले में बेटे से कुछ लेगा? नहीं, वो बदले में बेटे से कुछ नहीं ले रहा। लेकिन अगर कल को फादर का मन बदल जाए और वो बी को वॉच देने से मना कर दे, क्या सन कोर्ट में जा सकता है? अगर हम जनरल रूल देखें तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि बदले में कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन देखें तो वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि हम एक्सेप्शंस का पॉइंट कर रहे हैं। और एक्सेप्शंस के पॉइंट में ये है कि अगर आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चलते किसी से कोई वादा करते हैं और बदले में आपको उससे कुछ नहीं मिलता, तो भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है और जो सन है वो फादर के ऊपर केस कर सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन केस करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ। अगर आप इस एग्रीमेंट को वैलिड बनाना चाहते हैं, बाप बेटे वाले एग्रीमेंट को, तो इसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहले तो द एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन, लिखित में होना चाहिए। जो भी आप एग्रीमेंट करो, अगर आप सामने वाली पार्टी को स्यू करना चाहते हैं, कोर्ट में घसीटना चाहते हैं, तो आप एग्रीमेंट को लिखित में करिए। तो बाप और बेटे के बीच में जो एग्रीमेंट है वो लिखित होना चाहिए, तभी जो बेटा है वो कोर्ट में जा सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटन नहीं है तो बेटा कोर्ट में नहीं जा सकता। दूसरा, जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको आपको रजिस्टर करवाना है किसी एक्ट के अंतर्गत। तीसरा, जो पार्टीज हैं मस्ट बी इंटीमेटली रिलेटेड, पार्टीज मस्ट बी इंटीमेटली रिलेटेड। इंटीमेटली रिलेटेड का मतलब क्या है भाई? घनिष्ठता, घनिष्ठता का संबंध होना चाहिए। इंटीमेटली रिलेटेड। एंड तीसरा, पार्टीज के बीच में लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए पार्टीज के बीच में। अगर दुश्मनी के चलते पीछा छुड़ाने के लिए आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं, पीछा छूट जाए मेरा इससे, तो बट ऑब्वियस है कि आपका उससे प्रेम तो होगा नहीं। तो जहां पे आप किसी से पीछा छुड़ाने के लिए और झगड़े को खत्म करने के लिए आप किसी को कुछ दे रहे हैं और बदले में उससे कुछ नहीं दे रहे, नहीं ले रहे, तो वो एक्सेप्शंस में नहीं आएगा। सबके एग्जाम्पल्स करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस ये हैं कि अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हो, अगर आप एग्रीमेंट को वैलिड करना चाहते हो विदाउट कंसिडरेशन, बिना बदले में कुछ लिए भी अगर आप एग्रीमेंट को वैलिड बनाना चाहते हो, तो आपको एग्रीमेंट को सबसे पहले तो लिखित में करना होगा, रजिस्टर करना होगा। जिस पार्टी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं वो इंटीमेटली रिलेटेड होनी चाहिए आपसे और लव एंड अफेक्शन का संबंध होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल 1 है इसमें। ए जो कि फादर है, उसने अपने बेटे बी से प्रॉमिस किया कि वो उसे 2 लाख रुपए देगा। 2 लाख के लिए प्रॉमिस किया। क्यों किया? क्योंकि उसका अपने बेटे के साथ अत्यंत प्रेम था। ए ने इस एग्रीमेंट को लिखित में भी कर लिया और उसको रजिस्टर भी करवा लिया।
ठीक है जी, रिटर्न में भी है, रजिस्ट्रेशन भी हो रखी है। तो क्या इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा? क्या सन बदले में फादर को कुछ दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं दे रहा। इन द चैट बॉक्स क्विकली टेल मी, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? कंसिडरेशन ना होते हुए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? सिमरनजीत सेज यस, अंजू, पूजा, मनप्रीत, तमन्ना, all of them says yes, this agreement is valid. क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सेप्शंस के पॉइंट में आता है, और हमारे एक्सेप्शंस का फर्स्ट पॉइंट यही है कि अगर आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चलते किसी से कुछ वादा कर लेते हैं और उस वादे के बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, और ऐसा वादा आप रिटर्न में करते हैं, उसको रजिस्टर कराते हैं, और वो लव एंड अफेक्शन का रिलेशनशिप है उस पार्टी के साथ आपका, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है, कंसीडरेशन ना होने के बावजूद भी। इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है कि यहाँ पर ए है जो कि एक हिंदू हस्बैंड है, ये पति हैं, और यहाँ पर बी है जो कि ए की वाइफ है। ए बी से वादा करता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपीस पर मंथ दूंगा, 2 लाख रुपीस पर मंथ दूंगा। पर मंथ तो ज्यादा हो गया भाई, पर एनम ले लीजिए, हर साल मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरा पीछा छोड़ दो भाई, पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे दुखी हो रखा हूं। क्यों दुखी हो रखा हूं? क्योंकि भाई लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, लड़ाई झगड़े के चलते ए बी से वादा कर लेता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। क्या बदले में पत्नी से ए को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। हाँ, छुटकारा जरूर मिल रहा है, यस ऑफ कोर्स उसको छुटकारा मिल रहा है अपनी पत्नी से, लेकिन उसके अलावा क्या बी को, ए को बी से कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो एग्रीमेंट है, प्रॉमिस के बदले में कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी, क्या एग्रीमेंट वैलिड है? जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या एग्रीमेंट वैलिड है? रुखसार, सिमरन, नेहा, यस, ऑल ऑफ देम सेज यस। नो, नेहा सेज नो, सिमरनजीत सेज नो, अंजू सेज नो, तमन्ना, साक्षी, अभिषेक, पूजा नो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप सबका आंसर सही है। ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों वॉइड है? रीजन बताएं मुझे, रीजन बताएं। क्योंकि ये एग्रीमेंट लव एंड अफेक्शन के ऊपर बना हुआ नहीं है, यहां पर लव एंड अफेक्शन नहीं है, पर्सनल इशू है। कह रहे हैं मनप्रीत कि ये पर्सनल इशू है। नहीं जी, पर्सनल इशू होता भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पर्सनल इशू होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर प्यार मोहब्बत के चलते पैसे नहीं दिए जा रहे, यहाँ पर क्योंकि लड़ाई झगड़े के चलते पैसे दिए जा रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। एग्जाम्पल 3, ए एंड बी, इसमें से ये है बड़ा भाई, भाई, एंड ये है छोटा भाई। ठीक है जी, ये बड़ा भाई, छोटा भाई। बड़े भाई ने छोटे भाई से क्या वादा किया है कि मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा, तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। कितने का? जो कि 50,000 का है, मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा।
बदले में बी ए को कुछ नहीं दे रहा। हाँ जी, वैलिड है या वॉइड है? पूजा सेज वैलिड, नेहा वॉइड, अंजू वैलिड, मनप्रीत वॉइड, खुशी वैलिड, तमन्ना वैलिड। दिस इज वैलिड, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। उसने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, उसका अपने भाई के प्रति प्रेम था, उसने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा, और बदले में कुछ ना मिलने के बावजूद भी इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सेप्शन, जिसमें कि वादे के बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वो वादा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। सेकंड एक्सेप्शन पर चलते हैं। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? When the promise is made to compensate for voluntary service. When promise is made to compensate for voluntary service. मर्जी से की गई सेवा, वॉलंटरी सर्विस मतलब मर्जी से की गई सेवा के बदले में कुछ देने का वादा। यहां पर सामने वाले से आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। ठीक है जी, इसमें देखते हैं कि ये क्या कहता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, ए को बी का पर्स मिला जो कि गुम हो चुका था। ए बी का जो लॉस्ट पर्स है, गुमा हुआ जो पर्स है, वो उसको वापस कर देता है। क्या बी ने बोला था ए को मेरा पर्स ढूंढ के ला? नहीं जी। तो बी ने क्या किया है, गुमा हुआ पर्स, ए ने क्या किया है, गुमा हुआ पर्स बी को वापस करके अपनी मर्जी से सेवा की है बी के लिए, और बी ने खुश होके वादा कर डाला कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। यहाँ पे प्रोमिसर कौन है, प्रॉमिस करने वाला कौन है? बी। ठीक है जी, ए ने वॉलंटरी सर्विस करी है और बी ने बदले में वादा कर डाला। सो पहले की गई किसी वॉलंटरी सर्विस के लिए आप कुछ वादा कर रहे हैं। भाई बी की मर्जी पे तो नहीं लॉस्ट पर्स इसने वापस किया था। सो यहाँ पर बी के लिए कोई कंसिडरेशन है नहीं जी, बी के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ए के लिए कंसिडरेशन है। क्या? गुमे हुए पर्स के बदले में 100 रुपए। सो यहाँ पर एग्रीमेंट है वैलिड, चाहे बदले में बी को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी जो एग्रीमेंट है उसको वैलिड माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल, बी का एक छोटा बेबी था और जो ए है वो इसकी देखरेख करता है। देखरेख, ए बी का जो इन्फेंट सन था, इन्फेंट सन मतलब छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा था किसका था? बी का। बी के छोटे बच्चे की देखरेख करता है ए। बदले में बी खुश होकर प्रॉमिस करता है, बी इज प्रॉमिसर, कि मैं तुमसे खुश हूं और मैं तुम्हें बदले में 50,000 रुपए देना चाहता हूं।
यहाँ पर जो ए है वो बी को कुछ नहीं दे रहा, देयर इज नो कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, उसके बावजूद भी एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए ऐच्छिक सेवा कर रहा है, वॉलंटरी सर्विस कर रहा है। उसने नहीं सोचा था कि मुझे बदले में 50,000 रुपए मिलेंगे। हाँ, अगर स्टार्टिंग में ही ये एग्रीमेंट हो रखा होता कि भाई तुम मेरे बच्चे को देखोगे और मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तब तो बट ऑब्वियस कि वो तो नॉर्मल केस है, उस केस में तो एग्रीमेंट वैलिड माना ही जाता। लेकिन यहाँ पर ए बिना इस चाहत के कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका है। ए की तरफ से बी के पास कुछ नहीं जा रहा, यहाँ पे देयर इज नो कंसिडरेशन, लेकिन कंसिडरेशन ना होते हुए भी इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन क्या है? थर्ड एक्सेप्शन, promise to pay time barred debt। अब भाई ये मैडम पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोलती रहती हैं, ये टाइम बार्ड डेट पता नहीं क्या होता है। व्हाट इज अ टाइम बार्ड डेट? टाइम बार्ड डेट का हिंदी वर्जन है समय बाधित कर्ज। समय बाधित कर्ज। आपके पास ना एक लॉ होता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि इतने साल के बाद अगर आपको किसी से पैसा नहीं मिलता तो आप अब कोर्ट में नहीं जा सकते। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोर्ट कहता है, लॉ कहता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो कहता है कि 5 साल तक, 5 years तक यदि आपको आपका पैसा, आपका उधार, आपका दिया हुआ उधार वापस नहीं मिलता तो आपका उधार खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल तक अगर आपको सामने वाले ने आपका पैसा नहीं दिया और 5 साल बीत गए तो अब आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट कहता है कि पिछले 5 साल आप सोए रहे क्या? 5 साल से सो रहे थे, आपको 5 साल से याद नहीं आया कि भाई मैं सामने वाले के ऊपर केस करूं? 5 साल बाद याद आया आपको कि भाई मुझे कोर्ट जाना है। सो लॉ ऑफ लिमिटेशन में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रावधान है। हर चीज के लिए तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 5 साल वाला, कुछ और भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए लॉ ऑफ लिमिटेशन में लिखा है कि 5 साल तक अगर आपको आपका दिया हुआ उधार वापस नहीं मिलता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। उस डेट को, इस कर्ज को, ऐसे कर्ज को आप कहते हैं समय बाधित कर्ज। ऐसे कर्ज को आप क्या कहते हैं? समय बाधित कर्ज। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है टाइम बार्ड डेट। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपने बी को कर्ज दे रखा था, आपने जो कर्ज है वो बी को दे रखा था और इस कर्ज को दिए हुए 5 साल से अधिक हो चुके थे। ये टाइम बार्ड हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आफ्टर 7 years, 7 साल बाद अचानक से बी कहीं से वापस आता है और बी ए से वादा करता है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं।
क्या बदले में बी को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सो यहां पर इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। कंसीडरेशन ना होते हुए भी इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपका लॉ कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि यदि आपको आपका पिछला कर्ज कहीं से वापस आ रहा है तो आपको बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसे आप वैलिड मान लेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ? आपने और बी ने अपने वादे को रिटर्न में भी कर दिया और इसको रजिस्टर भी करवा दिया, और अगले दिन बी फिर से मुकर गया, जा मैं तेरा कर्ज नहीं चुकाता। अब क्या आप क्या जो ए है वो कोर्ट में जा सकता है? यस, अब ए कोर्ट में दोबारा से जा सकता है, क्योंकि बी के प्रॉमिस से वो जो पुराना डेट है वो जाग उठा है। अब ये एग्रीमेंट वैलिड हो चुका है। अब अगर बी अपना वादा पूरा ना करे तो ए जो है वो कोर्ट में जा सकता है। फोर्थ एक्सेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप में आपको प्रिंसिपल एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में here is the principal and here is the agent. प्रिंसिपल जो जो इंस्ट्रक्शंस देगा वो एजेंट पूरी करेगा। इन दोनों के बीच में हो रखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल एजेंट को कुछ ना भी दे तो भी इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है। इसमें आपको इतना ही करना है। बाकी प्रिंसिपल एजेंट का एक अलग से चैप्टर है, वो करेंगे हम, तब हम इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ एक्सेप्शन, when the contract is for gratuitous bailment. gratuitous bailment, फिर से एक भारी शब्द, ग्रेचुटस बेलमेंट। पहले तो आपको समझना है कि बेलमेंट क्या है। वैसे तो हमारा बेलमेंट का एक अलग से चैप्टर है, तब आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट आ गया तो मुझे आपको हल्की सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी कि बेलमेंट क्या होता है। ये है ए बी को, बी जो है वो टेलर है, बी टेलर है, ए बी को अपना अनस्टिच्ड सूट दे देती है। अनस्टिच्ड सूट, कि भाई मेरा सूट स्टिच करके मुझे वापस कर देना, मेरा सूट स्टिच करके मुझे वापस कर देना। यहाँ पर जो ए है वो अपना सूट बी को तो दे रही है, लेकिन क्या ये सूट बी का हो गया? नहीं जी, सूट तो ए का ही रहेगा। तो फिर ए ने ये सूट क्यों दिया है बी को? ए ने ये अनस्टिच्ड सूट बी को इसलिए दिया है ताकि ये इस सूट को स्टिच करके वापस कर दे। ये इस सूट को स्टिच करके वापस कर दे और बदले में वो उसकी पेमेंट कर देगी। इसे आप कहते हैं बेलमेंट। जब आप अपना सामान किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, और बाद में वो उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद वो चीज आपको वापस मिल जाएगी, इसे आप कहते हैं बेलमेंट। यहां पर जो इंसान अपनी चीज हैंड ओवर करता है उसे बेलर कहा जाता है, और जिसे
वो चीज दी जाती है, सौंपी जाती है, उसे बेली कहा जाता है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इस तरह से चलता है, जब आप कोई चीज दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं और सौंपने के पीछे आपका उद्देश्य है कि वो उस चीज के ऊपर कुछ कार्य करेगा, और वो कार्य जब समाप्त हो जाएगा तो आपको आपकी चीज वापस मिल जाएगी, इसे आप बेलमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो इंसान अपनी चीज देता है दैट इज बेलर, और जिसको सौंपी जाती है चीज उस इंसान को आप बेली कहते हैं। ठीक है जी। अब बेलमेंट का मतलब तो समझ में आ गया कि क्या होता है। अब हमें समझना है कि ग्रेचुटस बेलमेंट क्या होता है। ग्रेचुटस क्या होता है? सबसे पहले ग्रेचुटस का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, ऐच्छिक, अपनी इच्छा से। ग्रेचुटस बेलमेंट देखिए, ग्रेचुटस बेलमेंट में क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने अपना फर्नीचर, सोफे, कुर्सियां, टेबल बी को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि बी की बेटी की शादी थी, बेटी की शादी थी भाई बी के। ठीक है जी। तो इस ओकेजन पर ए ने फर्नीचर बी को दे दिया और बोला कि भाई जब शादी खत्म हो जाएगी तो ये फर्नीचर मुझे वापस कर दियो। ठीक है। यहाँ पर ए कौन है? ए ने अपनी चीज बी को दी है। किस लिए दी है? किसी उद्देश्य से दी है। उद्देश्य क्या है? बेटी की शादी के में इस्तेमाल करने के लिए। क्या ये फर्नीचर वापस ए के पास आ जाएगा? हाँ जी, आ जाएगा। यहाँ पर ए है बेलर और बी है बेली, और ये फर्नीचर भी बाद में वापस आ जाएगा। लेकिन क्या बी से ए के पास कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर कंसीडरेशन है? नहीं है। लेकिन क्योंकि ए ने अपनी मर्जी से फर्नीचर बी को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, दिस इज द केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट। यहाँ पर एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है जी। सो बाकी चीजें हम करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।